नमस्कार, मैं हूं संजय दुबे। संभव इंजीनियर्स चैनल में आपका स्वागत है। इस लेक्चरर में हम मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल द्वारा आयोजित लेबर इंस्पेक्टर की परीक्षा के 12 जनवरी 2017 के शिफ्ट 2 के जनरल साइंस के क्वेश्चंस को डिटेल में सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। टू शार्पन द ब्लेड्स ऑफ scissors while rubbing it against a surface, which of the following will be the most suitable surface? एक सतह पर रगड़कर कैंची के ब्लेडों को तेज करने के लिए निम्न में से सबसे उपयुक्त सतह कौन सी होगी? कैंची को तेज करने के लिए या कैंची की धार को तेज करने के लिए उसकी ब्लेड को रगड़ के तेज करते हैं। जब इसको रगड़ेंगे तो जिस मटेरियल से रगड़ना है वो मटेरियल कैसा होना चाहिए, उसके क्या गुण होना चाहिए? उसके गुण होना चाहिए कि वह मटेरियल कैंची के मटेरियल से हार्ड होना चाहिए। हार्ड का मतलब है कि जब उसको रगड़ें तो ये मटेरियल ना घिसे और जो कैंची की ब्लेड है वो घिसे। तो पहला तो उसका गुण होना चाहिए कि मटेरियल हार्ड होना चाहिए, और दूसरा रगड़ने पर उसकी सरफेस रफ होना चाहिए। रफ होगी तभी उसके अंदर घर्षण या फ्रिक्शन ज़्यादा डेवलप होगा, जिससे वो तेज होगी। तो आपके जो ऑप्शंस दिए हैं तो इसका आंसर हो जाएगा रफ स्टोन या रुक्स पत्थर। बाकी के 3 ऑप्शन है प्लास्टिक ब्लॉक, प्लास्टिक का टुकड़ा, ग्लास ब्लॉक, ग्लास का टुकड़ा, और वुडन ब्लॉक। ये तीनों ही चीज़ें क्या होती हैं? स्मूथ। प्लास्टिक ब्लॉक और ग्लास ब्लॉक क्या होते हैं? स्मूथ होते हैं, चिकने होते हैं। वुडन ब्लॉक क्या है? थोड़ा सा रफ तो होता है लेकिन हार्ड नहीं होता है। इसकी वजह से जब कैंची को उससे रगड़ेंगे तो वुडन ब्लॉक ही घिस जाएगा। अब इस स्टोन जो इसको यूज करते हैं, रफ स्टोन जो यूज करते हैं, वो सिलिकॉन कार्बाइड का बना होता है। सिलिकॉन कार्बाइड का बना होता है, और इसको बेंच स्टोन या वेट स्टोन भी बोलते हैं, या मार्केट से आप जाएं तो इसको वेट स्टोन के नाम से या बेंच स्टोन के नाम से खरीद सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। कैलाइडोस्कोप इज एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट दैट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। कैलाइडोस्कोप एक प्रकाशीय यंत्र है जो इसके सिद्धांत पर कार्य करता है। पहला ऑप्शन है रिफ्रैक्शन या अपवर्तन, दूसरा है इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन, अनियमित परावर्तन, तीसरा है मल्टीपल रिफ्लेक्शन, बहुलित परावर्तन, और चौथा ऑप्शन है डिस्पर्सन। यहाँ पर कैलाइडोस्कोप एक मनोरंजक इंस्ट्रूमेंट है जिसमें समतल दर्पण की 3 प्लेट होती हैं। 3 रेक्टेंगुलर प्लेट होती हैं जिनको एक एंगल, 3 प्लेट को लगभग हम 60 डिग्री के एंगल पर यदि चिपका दें तो उसके साथ क्या हो जाएगा? तीनों एक त्रिकोण बन जाएगा। जब सामने से देखेंगे तो एक 60 डिग्री का एक त्रिकोण बन जाएगा, और इसके दूसरे एंड को बंद कर देते हैं और एक तरफ से देखते हैं। अब इसकी जो जहाँ से परावर्तन होता है वो सरफेस अंदर रहेगी, और इसके अंदर बीड्स या मोती और कांच की चूड़ियों के टुकड़े, ब्रोकन बेंगल्स के टुकड़े डाल देते हैं। बेंगल्स के टुकड़े डाल देते हैं। अब इसके अंदर क्या होता है कि जो ऑब्जेक्ट डले हुए हैं मोती, वो उनसे लाइट रेज निकलती है और रिफ्लेक्शन होता है, और कई बार रिफ्लेक्शन होने के बाद जो इमेज बनती है तो वो सभी चूड़ियों के द्वारा अलग अलग तरह की सुंदर सुंदर इमेज बनती है, जिनका उपयोग जो कपड़े डिजाइन करते हैं प्रिंटिंग मीडिया में, जहाँ पर प्रिंट होती हैं साड़ियाँ, उनके डिजाइन तैयार करने के लिए किया जाता है। तो इसमें क्या आंसर, करेक्ट आंसर हुआ है अपना मल्टीपल रिफ्लेक्शन, मतलब एक बार से
अधिक रिफ्लेक्शन होता है। इसी तरह का एक दूसरा इंस्ट्रूमेंट भी होता है, उसका भी क्वेश्चन आ सकता है कि पेरिस्कोप का यूज कहाँ करते हैं। तो पेरिस्कोप में अपना इस टाइप का सेक्शन होता है ये, और इसको ऊपर पानी के ऊपर की सतह को देखने के लिए करते हैं। यहाँ पर दो प्लेन मिरर या समतल दर्पण लगे होते हैं। तो जो पनडुब्बी होती है, तो पनडुब्बी में पानी के अंदर से बाहर की एक्टिविटीज को देख सकते हैं। तो यहाँ पर एक बार यहाँ रिफ्लेक्शन होता है नीचे वाले पर ऑब्जेक्ट से, और एक बार ये ऊपर वाले मिरर पर होता है। तो जो पेरिस्कोप है वो डबल रिफ्लेक्शन पे काम करता है, जबकि कैलाइडोस्कोप हमारे मल्टीपल रिफ्लेक्शन का काम करता है। रिफ्लेक्शन का मतलब है परावर्तन। जब प्रकाश की किरणें किसी स्मूथ सतह से टकराती हैं तो उसी विपरीत दिशा में लौट जाती हैं, तो इसे बोलते हैं परावर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन, while taking off the sweater during winter a crackling sound is heard because, सर्दियों में स्वेटर निकालते समय चटचटाहट की ध्वनि सुनाई पड़ती है क्योंकि। पहला ऑप्शन है इलेक्ट्रिक चार्जेज आर जनरेटेड थ्रू कंडक्शन, चालन से विद्युत आवेश उत्पन्न होते हैं। इलेक्ट्रिक चार्जेज आर जनरेटेड थ्रू इंडक्शन, प्रेरण से विद्युत आवेश उत्पन्न होते हैं। तीसरा ऑप्शन इलेक्ट्रिक चार्जेज आर जनरेटेड थ्रू फ्रिक्शन, घर्षण से विद्युत आवेश उत्पन्न होते हैं। डी चार्जेज आर एक्वायर्ड ड्यू टू मैग्नेटिक फोर्स, चुंबकीय बल के कारण आवेश अर्जित होते हैं। सर्दियों में स्वेटर पहनने पर स्वेटर में और बॉडी में लगातार क्या है, रगड़न होती रहती है, एक दूसरे से टकराते रहते हैं, जिसकी वजह से फ्रिक्शन डेवलप होता है। दोनों बॉडियों में, दोनों ऑब्जेक्ट में घर्षण रगड़ने का मतलब है घर्षण बल लगता है, जिसकी वजह से स्वेटर हमारा आवेशित हो जाता है। और जब हम इस स्वेटर को उतारते हैं, पुट ऑफ करते हैं, तब ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं। डिस्चार्ज होने के लिए इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होने की वजह से चट की आवाज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बर्ड डोडो इज एन एग्जाम्पल ऑफ, बर्ड डोडो जो है आपकी चिड़िया डोडो पक्षी, इसका एक उदाहरण है। किसका उदाहरण है? एंडेजर्ड स्पीसीज, लुप्तप्राय प्रजातियां। बी एक्सटिंक्ट स्पीसीज, विलुप्त प्रजातियां। सी थ्रेटेंड स्पीसीज, विलोपोन्मुखी प्रजातियां। और चौथा है अपना एंडेमिक स्पीसीज या स्थानिक प्रजातियां। बर्ड डोडो जो है चिड़िया, चिड़िया यहाँ पर मॉरिशस, हिंद महासागर में एक मॉरिशस आइलैंड है, जहाँ पे लोग बहुत सुंदर आइलैंड है, जहाँ पर लोग घूमने के लिए जाते हैं। तो मॉरिशस में डोडो चिड़िया पाई जाती थी, लेकिन अब ये क्या हो गई है? विलुप्त हो गई है, अब ये समाप्त हो गई है ना। तो इस तरह की प्रजातियां जो कि पहले पाई जाती थी लेकिन अब समाप्त हो गई हैं, तो उन्हें बोलते हैं एंडेंजर्ड एक्सटिंक्ट स्पीसीज। क्योंकि ये क्या है? एक्सटिंक्ट का मतलब है समाप्त या विलुप्त प्रजातियां। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन बी। अब इसमें हम ये देखेंगे कि एंडेंजर्ड स्पीसीज या लुप्तप्राय प्रजातियां किसको बोलते हैं। लुप्तप्राय प्रजातियां वो प्रजातियां होती हैं जो लुप्त होने की कगार पर पहुंच गई हैं। यदि उनकी देखभाल नहीं की गई तो अभी उन पर लुप्त होने का खतरा आ गया है। तो ऐसी प्रजातियां को हम बोलते हैं एंडेंजर्ड या लुप्तप्राय प्रजातियां। राइट। अब इनका जो डाटा होता है, इनका डाटा एक किताब में रखा जाता है, जहां पर जो प्राणी खतरे में होते हैं उनका डाटा
रेड डाटा बुक में रखा जाता है। तो इस किताब का भी नाम याद रखना है कि रेड बुक डाटा के अंदर एंडेंजर्ड स्पीसीज जो कि खतरे में पहुंच गई हैं, आगे उनका ध्यान नहीं दिया गया तो वो विलुप्त हो जाएंगी, एंडेंजर्ड स्पीसीज का रिकॉर्ड रखते हैं। इसके अलावा थ्रेटेंड स्पीसीज, रेड डाटा बुक में एंडेंजर्ड स्पीसीज और थ्रेटेंड स्पीसीज या विलोपोन्मुखी प्रजातियों का भी रिकॉर्ड रखा जाता है। थ्रेटेंड स्पीसीज वो प्रजातियां होती हैं जिन पर थ्रेट आ गया है कि अब वो एंडेंजर्ड कैटेगरी में हो सकती हैं, अब लुप्त प्राय प्रजातियों की कैटेगरी में आ सकती हैं। तो नॉर्मल कैटेगरी के बाद सबसे पहले नॉर्मली अवेलेबल हैं, ये दोनों चीजें होती हैं, पक्षी भी हो सकते हैं, एनिमल्स भी हो सकते हैं, इसके अलावा पौधे भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये नॉर्मल के बाद उन पर यदि उनका लगातार नुकसान होता रहेगा तो थ्रेटेंड स्पीसीज बन जाएंगी। थ्रेटेंड स्पीसीज से और कम होंगी तब वो एंडेंजर्ड स्पीसीज की कैटेगरी में आ जाएंगी। एंडेंजर्ड कैटेगरी पर भी ध्यान नहीं दिया गया और उनको नहीं बचाया गया तो वो प्रजाति कंप्लीटली बायोस्फीयर से गायब हो जाएगी, तब उसको बोलेंगे एक्सटिंक्ट स्पीसीज। तो इस तरह से जो हमारे डोडो पक्षी है अब संपूर्णतः गायब हो चुकी है, इसलिए वो एक्सटिंक्ट स्पीसीज या विलुप्त प्रजाति का उदाहरण बन गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सी एसिटिलीन टॉर्चेज आर यूज्ड। ऑक्सी एसिटिलीन टॉर्च का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन ए फॉर मेकिंग माइक्रोचिप्स, माइक्रोचिप्स बनाने के लिए। ऑप्शन बी फॉर पैकेजिंग फूड आइटम्स, खाद्य पदार्थों की पैकेजिंग के लिए। ऑप्शन सी फॉर वेल्डिंग एंड कटिंग मेटल्स, वेल्डिंग और धातुओं को काटने के लिए। ऑप्शन डी इन कटिंग एंड ड्रिलिंग टूल्स। तो ये आपका जो ऑक्सी एसिटिलीन, दो तरह की इसमें गैस के सिलेंडर होते हैं। एक सिलेंडर का प्रयोग, एक सिलेंडर के अंदर ऑक्सीजन होती है और दूसरे सिलेंडर के अंदर एसिटिलीन गैस होती है। एसिटिलीन गैस O2, एक सिलेंडर में O2 और दूसरे में C2H। अब ये दोनों सिलेंडर से गैस जाती है और टॉर्च में जाके मिलती है। अब यहाँ जहाँ से गैस निकलती है नोजल से या टॉर्च से, वहाँ पर हम इग्नाइट करें, प्रज्वलित करेंगे तो जो फ्लेम निकलती है उसका टेम्परेचर बहुत अधिक होता है। वो टेम्परेचर होता है 3200 डिग्री सेंटीग्रेड, जिस पर सभी धातुएं पिघल जाती हैं। इस प्रकार धातुओं को काटने के लिए और जोड़ने के लिए अर्थात वेल्डिंग करने के लिए हम ऑक्सी एसिटिलीन टॉर्च का प्रयोग करते हैं। मेकिंग माइक्रोचिप्स, माइक्रोचिप्स बनी होती हैं सिलिकॉन सेमीकंडक्टर की। ये भी हमको याद, क्योंकि कंप्यूटर में ये क्वेश्चन आ सकता है कि जो चिप्स होती हैं वो किस मटेरियल की बनी होती हैं। तो जो सिलिकॉन की बनी होती हैं जो कि अर्ध स्वचालित होता है, सेमी कंडक्टर होता है। तो माइक्रोचिप्स जो है हमारी सिलिकॉन की बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। गलत कथनों को पहचानिए। ऑल ग्रीन प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफिक, सभी हरे पौधे स्वपोषित हैं। रेड कलर्ड, ऑप्शन बी रेड कलर्ड लीव्स कैन नॉट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, लाल रंग की पत्तियां प्रकाश संश्लेषण नहीं कर सकती। सी एल्गी कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड, शैवाल अपना भोजन स्वयं तैयार कर सकते हैं। ऑप्शन डी प्लांट्स एब्जॉर्ब नाइट्रोजन फ्रॉम सॉइल। यहाँ पर हमको असत्य कथन पहचानना है। पहला ऑप्शन है ऑल ग्रीन प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफिक या स्वपोषित। ऑटोट्रॉफिक
ऑटोट्रॉफिक का मतलब क्या होता है? ऑटोट्रॉफिक का मतलब होता है स्वपोषित, और स्वपोषित उनको बोलते हैं जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। तो प्लांट को किस कैटेगरी में रखा गया है? पौधों की कैटेगरी होती है स्वपोषित की, क्योंकि वो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा सूर्य की रोशनी और की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर के पानी के साथ में अपना भोजन बना लेते हैं। तो सभी ग्रीन प्लांट के अंदर जो पिगमेंट पाया जाता है उसका नाम होता है क्लोरोफिल, जो कि प्रकाश संश्लेषण में भाग लेता है। तो ये अपना स्टेटमेंट क्या है? करेक्ट है कि वो अपना भोजन, जबकि मनुष्य या एनिमल्स अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं। इसको मनुष्य को हेटेरोट्रॉफिक कैटेगरी में रखा गया है। रेड कलर्ड लीव्स कैन नॉट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस के लिए आवश्यक है कि उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट होना चाहिए, क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो पिगमेंट या कलर पाया जाता है उसका नाम होता है क्लोरोफिल, क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल का कलर होता है हरा। अब बात उठती है कि लाल रंग की पत्तियां क्या प्रकाश संश्लेषण कर सकती है? तो लाल रंग की पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण हो सकता है, क्योंकि उन पत्तियों में भी क्लोरोफिल पाया जाता है। तो लाल रंग की पत्तियों में भी क्लोरोफिल पाया जाता है। अब इसमें ये जो क्लोरोफिल है हमारे, इसके ऊपर लाल रंग का मास्क चढ़ जाता है। जब मास्क पहन लेंगे तो अंदर का जो हरा कलर है वो पहचान में नहीं आता है, इसलिए लाल रंग की पत्तियां भी भोजन बना सकती हैं। तीसरा क्वेश्चन है, एल्गी कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड। शैवाल अपना भोजन स्वयं तैयार कर सकते हैं। जो तालाब देखे होंगे, तो तालाब में स्टिल वाटर होने की वजह से वहाँ पर हरे बैगनी रंग की एल्गी, शैवाल या काई टाइप का मटेरियल जम जाता है। तो ये भी एल्गी भी, इनके अंदर भी क्लोरोफिल पाया जाता है, इसलिए ये भी अपना भोजन बना सकते हैं। तो नेक्स्ट है अपना प्लांट एब्जॉर्ब नाइट्रोजन फ्रॉम सॉइल। पौधे मिट्टी से नाइट्रोजन को अवशोषित करते हैं, उसका नाइट्रिफिकेशन करते हैं और पौधों को सप्लाई करते हैं उनके कंपाउंड को। तो इस तरह से ACD स्टेटमेंट सही है और ये स्टेटमेंट ऑप्शन भी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वूल फ्रॉम द sheep इज यूज टू मेक क्लॉथ। वूल इज रिमूव्ड फ्रॉम sheep बाय द प्रोसेस कॉल्ड। भेड़ की ऊन कपड़े बनाने के लिए प्रयोग की जाती है। ऊन को भीड़ से प्रक्रिया द्वारा हटाया जाता है जो कहलाती है। तो भेड़ जो होती है, भेड़ के बाल बहुत बड़े बड़े होते हैं जिनका प्रयोग हम ऊन को बनाने में करते हैं। ठीक है, ऊन गरम ऊनी कपड़े बनाने में करते हैं। तो सबसे पहले इस प्रोसेस में जब उनके बाल, भेड़ के बाल बड़े हो जाते हैं तो उन बालों को काटा जाता है। बालों को काटना, और काटने में उसकी थोड़ी सी ऊपर की स्किन भी आ जाती है। तो बाल और थिन लेयर ऑफ स्किन, इनको हम काटते हैं और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ऊन कटाई। ऊन कटाई, भेड़ों के बाल काटने के फर्स्ट स्टेप को बोलते हैं ऊन कटाई, सियरिंग। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, ये ऊन जो बाल हो गए तैयार स्किन के साथ में, तो इनको एक टैंक में डालते हैं। टैंक में इनमें पानी में इसमें सफाई करते हैं इस गंदी ऊन का, और ऊन में से डस्ट और ऑयल, मतलब जो धूल और तेल जो स्किन का होता है उसको साफ करते हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं स्काउरिंग या निघर्षण, स्काउरिंग। तो ऊन जो बाल हैं उसकी सफाई को बोलते हैं
हम कटाई को बोलते हैं सीयरिंग और सफाई को बोलेंगे आपका स्काउरिंग। इसके बाद का नेक्स्ट प्रोसेस होता है, हम ये जो ऊन है उसमें अलग अलग टेक्सचर की ऊन को सेपरेट करते हैं, अलग अलग करते हैं, और सेपरेट करने को बोलते हैं छटाई या सॉर्टिंग। छटाई या सॉर्टिंग। तो इस तरह से 3 हो गए। इसके बाद क्या हो जाता है, इसके बाद क्लीनिंग ऑफ हेयर्स होती है, बालों की जो ऊन है उसकी और अच्छी तरह से सफाई होती है। और अल्टीमेटली हम क्या करते हैं, डाइंग, मतलब उनको कलर करके कंबल, जैकेट या स्वेटर बनाया जाता है। तो कच्चा ऊन तैयार करने का पहला प्रोसेस सीयरिंग, फिर स्काउरिंग, फिर सॉर्टिंग, फिर क्लीनिंग ऑफ हेयर्स और उसके बाद रंगाई होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेफ्टी डिवाइस इन इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेज। ये पहले भी आया है, दूसरे वीडियो में इस क्वेश्चन का आंसर है सेफ्टी डिवाइस है। तो फ्यूज जो है हमारा इलेक्ट्रिकल सर्किट या विद्युत परपथ में सेफ्टी डिवाइस का काम करता है, सेफ्टी डिवाइस का काम करता है। यदि किसी वजह से सर्किट हमारा ओवरलोड हो रहा है या फॉल्ट आ गया है, तब ये आपका क्या हो जाएगा, इसमें ये ब्रेक हो जाता है और सर्किट ओपन हो जाता है, सर्किट खुल जाता है। फ्यूज जो बना होता है वो टिन और लीड के मटेरियल्स एलॉय से बना होता है। इसके मटेरियल की विशेषता क्या होना चाहिए कि इसका रेजिस्टेंस या प्रतिरोध जो है अधिक होना चाहिए, लेकिन इसका गलनांक, मतलब ये जल्दी मेल्ट हो जाना चाहिए, तो मेल्टिंग पॉइंट इसका कम होना चाहिए। ठीक है। बैटरी का युग, बैटरी क्या है, ऊर्जा का स्रोत है। बैटरी क्या प्रोवाइड करेगी विद्युत परिपथ में, ऊर्जा का स्रोत है। रेजिस्टेंस, कोई भी हम एप्लियंस या उपकरण लगाते हैं तो वो तभी काम करता है कि वो रजिस्टर का काम करता है, और पूरे सर्किट को एक उपकरण को दूसरे जोड़ने के लिए हम संयोजी तारें या कनेक्टिंग वायर का यूज करते हैं। इस तरह से फ्यूज करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंटेमिनेंट्स लाइक फेशियल मैटर, फूड वेस्ट दैट पॉल्यूट वाटर आर कॉल्ड। जल को प्रदूषित करने वाले पदार्थ खाद्य अवशिष्ट जैसे संदूषक कहलाते हैं। जल को पहला ऑप्शन दिया है बायोलॉजिकल कंटेमिनेंट्स, मतलब ये प्रदूषक हैं, और प्रदूषक को बोलते हैं कंटेमिनेंट्स। बायोलॉजिकल मतलब जैविक प्रदूषक हैं या संदूषक हैं। ये वैसे संदूषक होंगे जो बैक्टीरिया के द्वारा क्या हो जा सकते हैं, जिनको डिसइंटीग्रेट कर सकते हैं, डिग्रेड कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। मतलब जो अपना टॉयलेट का फेशियल मैटर, अपने टॉयलेट का मटेरियल और खाद्य, ऑर्गेनिक खाद्य मटेरियल, ये सभी चीज़ें क्या होती हैं, बैक्टीरिया के द्वारा नष्ट हो जाती हैं 10 से 15 दिन में। तो ऐसे प्रदूषक तत्वों को बोलते हैं जैविक संदूषक। अब रासायनिक फैक्ट्री या घर से साबुन वगैरह का जो झाग निकलता है वो सब पानी में जाता है, तो वो क्या कहलाता है, केमिकल कंटेमिनेंट्स, रासायनिक संदूषक। एक होता है सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, निलंबित कणकीय पदार्थ। ये जो है शॉर्ट में बोलते हैं एसपीएम, एयर क्वालिटी मॉनिटर लगा रहता है शहरों में, और उसमें एसपीएम की वैल्यू लिखी होती है। तो एसपीएम क्या है कि जो एयर प्रदूषक है, हवा के वायु प्रदूषक हैं, वायु प्रदूषक हैं। ये इतने छोटे पार्टिकल डस्ट के होते हैं कि जो नीचे नहीं बैठते हैं, हवा में ही लटके रहते हैं और श्वसन के साथ हमारे
लंग्स में पहुंच जाते हैं, इसलिए हमारे लिए हानिकारक होते हैं। सिल्ट क्या है? सिल्ट बड़े साइज के डस्ट के पार्टिकल हैं जो कि हम क्या कर सकते हैं, हम किसी भी सेडिमेंटेशन टैंक में ले जाएंगे पानी के साथ में, तो यहाँ पर ये बैठ जाते हैं फिजिकल तरीके से, इसलिए इनको फिजिकल कंटेमिनेंट हो जाएंगे, ना कि बायोलॉजिकल कंटेमिनेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, कल्टीवेशन ऑफ लेग्यूम एंड ग्रासेस आर एग्जाम्पल ऑफ। फलियों और घासों की खेती इसके उदाहरण हैं। पहला है ग्रीन मैन्योर या हरी खाद। हरी खाद, हरी खाद किसको बोलते हैं? किसान जब खेती करता है तो सबसे पहले वो क्या करता है, बीजों को बोता है, बीजों को बोता है। तो फसल उगाने के पहले किसान क्या करते हैं कि वो घास और फलीदार फलियों को, मतलब लेग्यूम्स माने फलीदार घास या घास फलियों का जो एग्जाम्पल है वो अपना होता है गंवार की फली। गंवार की फली आती ना, गंवार की खेती कर लेते हैं, ठीक है। अभी उसको जो मूल खेती करनी है उसको ना बोके उसके पहले घास को लगाते हैं और गंवार की फलियों या लेग्यूम्स को लगा देते हैं। जब वो बड़ी हो जाती हैं तो उनको काट के और जुताई के द्वारा जमीन में मिक्स कर देते हैं, जमीन में मिक्स कर देते। इससे फायदा क्या होता है कि जो मिट्टी होती है उसके अंदर फलियों और घास में पाए जाने वाले फास्फोरस और आपका नाइट्रोजन, फास्फोरस और नाइट्रोजन जो कि सॉरी पौधों के लिए आवश्यक तत्व हैं, उनका मिट्टी के साथ मिश्रण हो जाता है। क्योंकि इनको हरे रूप में जब ये लाइव कंडीशन में थे, इसलिए ये खाद के कैसे एग्जाम्पल है, हरी खाद के एग्जाम्पल है। क्रॉप रोटेशन, फसलों की पैदावार बढ़ाने के लिए यदि हम एक ही तरह की फसलों को उगाएंगे, क्रॉप रोटेशन समझ लेते हैं। क्रॉप रोटेशन क्या होता है? यदि हम एक ही तरह की फसल अपने खेत से लेंगे तो उसमें कुछ तरह के पोषक तत्वों का क्या हो जाएगा, कुछ तरह के पोषक तत्वों की कमी हो जाएगी। तो इसलिए हम क्या करते हैं, एक फसल के बाद या कई फसलों के बाद, एक रोटेशन के बाद दूसरी फसल भी लेते हैं। जैसे अनाज की फसलों के बाद क्या है, दालों की फसल लेने से उसमें नाइट्रोजन की भरपाई हो जाती है। तो इसको बोलते हैं क्रॉप रोटेशन, फसलों का चक्रीकरण। शस्य आवर्तन यहाँ पे लिखा हुआ है तो ये हिंदी गलत हो सकती है, एक्चुअल ये क्या है, फसलों का चक्रीकरण, फसलों का चक्रीकरण, क्रॉप रोटेशन। मल्टीपल क्रॉपिंग का मतलब है कि हम क्या करते हैं कि यदि गेहूं की खेती करनी है तो इसके साथ में मिक्स कर देते हैं जौ को। यदि पानी ज़्यादा कम हो गया, चने को मिक्स कर देते हैं। तो किसी फसल के लिए कम पानी की ज़रूरत होती है, किसी फसल के लिए ज़्यादा पानी की। तो इससे यदि हमारी एक फसल को नुकसान हो तो कम से कम किसान की दूसरी फसल बच जाती है। तो इसको बोलते हैं मल्टीपल क्रॉपिंग। ट्रांसप्लांटेशन या पौध लगाना सिंपल वर्ड है ना। इसमें ट्रांसप्लांटेशन में जैसे हम धान में जब चावल की खेती करते हैं तो धान के पौधों का रोपण करते हैं तो उसको बोलते हैं ट्रांसप्लांटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, while phosphorus catches fire on at room temperature, this type of combustion is called। कक्ष ताप पर सफेद फास्फोरस स्वतः ही आग पकड़ लेता है, इस प्रकार का दहन कहलाता है। ऑप्शन ए है स्पॉन्टेनियस कम्ब्यूशन, स्वतः दहन। ऑप्शन बी है रैपिड कम्ब्यूशन या द्रुत दहन।
ऑप्शन सी है एक्सप्लोजन या विस्फोटक, और ऑप्शन डी है स्लो कम्ब्यूशन या धीमा दहन। दहन या कम्ब्यूशन किसको कहते हैं? कम्ब्यूशन, कम्ब्यूशन या दहन में कोई भी ऑब्जेक्ट एक निश्चित टेम्परेचर पर ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऊष्मा या हीट को देता है, तो उसे उस पदार्थ का जलना या कम्ब्यूशन होना कहलाता है। तो इसको बोलते हैं दहन। या किसी पदार्थ का ऑक्सीजन की उपस्थिति में एक निश्चित टेम्परेचर पर जलने को बोलते हैं, इग्नाइटेड टेम्परेचर पर बोलते हैं कम्ब्यूशन। अब दहन कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे पहले लेते हैं स्लो कम्बिनेशन। स्लो कम्ब्यूशन, कम्ब्यूशन मीन्स दहन। स्लो कम्ब्यूशन में क्या है, कोई भी जो मटेरियल है वो धीरे धीरे जलेगा। जैसे हम देखते हैं कि लकड़ी में या कोयले में आग लगाते हैं तो वो धीरे धीरे बहुत देर तक जलते हैं। तो ऐसी तरह ये जल्दी आग नहीं पकड़ते हैं। तो इस तरह आपका ये जो है एग्जाम्पल हो जाएगा स्लो कम्ब्यूशन का। अब इसका विपरीत हो जाएगा रैपिड कम्ब्यूशन। यदि हम जो घरेलू गैस होती है, किचन की रसोई गैस, उसके पास लाइटर लेके जाते हैं तो वो गैस क्या है, तुरंत ही आग पकड़ लेती है क्षण भर में। तो इस तरह के कम्ब्यूशन को बोलते हैं हम रैपिड कम्ब्यूशन या द्रुत दहन। द्रुत माने तीव्र, द्रुत दहन। अब तीसरा हुआ अपना स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस कम्ब्यूशन। स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है स्वच्छंद है, यहाँ पर लिखा हुआ है स्वतः दहन। स्वतः दहन मतलब मन मर्जी से। तो ऐसे मटेरियल जो कि बिना किसी कारण के भी आग को पकड़ लेते हैं, उनको बोलते हैं स्पॉन्टेनियस कम्ब्यूशन, कम्ब्यूसेबल मटेरियल। इन पर रूम टेम्परेचर पर भी, रूम टेम्परेचर है यदि 30 डिग्री सेंटीग्रेड, तब भी इसमें अपने आप आग लग सकती है। तो इसे बोलते हैं ये फास्फोरस, वाइट फास्फोरस बहुत ही जल्दी रूम टेम्परेचर पर भी आग पकड़ लेता है, इसलिए इसको पानी के अंदर रखा जाता है। अब आखिरी है एक्सप्लोजन। तो हमने एक्सप्लोजन मतलब विस्फोटक। विस्फोटक के हमने बहुत सारे एग्जाम्पल सुने होंगे। कौन कौन से विस्फोटक? एक तो क्रैकर जो होते हैं हमारे पटाखे, ये भी एक प्रकार के छोटे से विस्फोटक हैं, पटाखे। इसके बाद डायनामाइट, डायनामाइट, टीएनटी, इनके नाम याद रखने। टीएनटी भी एक विस्फोटक है, आरडीएक्स, ये सब क्या है, बहुत ही शक्तिशाली विस्फोटक हैं। तो जब डायनामाइट या इसमें पटाखे में हम इग्नाइट करते हैं, इनमें आग लगाई जाती है, ठीक है, स्पार्किंग के द्वारा, तब क्या होता है कि इसमें बहुत सारी गैसेज निकलती हैं और गैसेज अपने लिए बाहर निकलने के लिए जगह खोजती हैं, और जो उनके ऊपर लपेट दिया जाता है उसको तोड़ के वो गैसेज बाहर निकलती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, हीट, ऊष्मा, आवाज भी होती है और लाइट भी होती है। तो ये बहुत ही तीव्र गति से होता है, उसको बोलते हैं एक्सप्लोजन। इस तरह से हमें चारों तरह के दहन के प्रकार मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ इफेक्ट ऑफ फोर्स काजिंग चेंज इन द शेप एंड साइजेज। आकार और साइज में परिवर्तन लाने वाले बल के प्रभाव के उदाहरणों में से एक है। इसको हम कॉमन सेंस से, इस तरह के क्वेश्चन को कॉमन सेंस से भी जवाब दे सकते हैं। पहला ऑप्शन है लेंथ ऑफ द रबर बैंड इंक्रीजेज, राइट। तो रबर बैंड कैसी होती है, जो यूज करते हैं, इस तरह की रबर बैंड होती है, और हमने उसको खींचा, पुल फोर्स लगाया, खींचने पे फोर्स लगाएंगे तो ये क्या, इसकी लंबाई बढ़ जाती है और ये इस टाइप की हो जाती है। तो इस तरह से इसका आकार भी बदल गया है
ठीक है, और साइज भी बदल गया है, और साइज भी बदल गया, ठीक है। तो ये किसका, इसमें फोर्स लगाने की वजह से हुआ, तो यही आंसर हो जाएगा। ए मूविंग टॉय कार कैन बी मेड टू, एक कोई कार क्या है, जा रही है, बच्चे कार का यूज करते हैं और क्या करते हैं, वो चाबी भर के चला देते हैं, उसको हम रोकते हैं तो कार का शेप और साइज नहीं बदलता है, इसलिए ये एग्जाम्पल नहीं होगा। तीसरा, ए बाइसिकल कैन बी स्लोड डाउन बाय अप्लाइंग ब्रेक्स, ब्रेक लगाने से घर्षण बल या फ्रिक्शन उत्पन्न होता है, ठीक है, रिम पहिए व्हील के और ब्रेक शू के बीच में। तो किसके के घर्षण के द्वारा, घर्षण बल के द्वारा साइकिल स्लो हो जाती है। इन क्रिकेट बैट्समैन हिटिंग द बॉल बॉल्ड एट हिट, जब वो बॉल को हिट करता है तब उसकी बॉल के या बैट में कोई भी आकार या साइज में परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए अपना बी, सी और डी ऑप्शन गलत है। करेक्ट आंसर है खींचने पर रबर बैंड की लंबाई बढ़ जाती है, जिसमें बल के द्वारा आकार और साइज में परिवर्तन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैग्नीशियम कंबाइंड विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड, द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ MgO टर्न्स। मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाने के लिए मैग्नीशियम ऑक्सीजन से संयुक्त होता है, MgO का जलीय विलयन बदल देता है। ऑप्शन ए है ब्लू लिटमस रेड, नीले लिटमस को लाल में। ऑप्शन बी है रेड लिटमस ब्लू, लाल लिटमस को नीले में। ऑप्शन सी है हैज नो इफेक्ट ऑन लिटमस पेपर, लिटमस पेपर पर कोई प्रभाव नहीं होता। ऑप्शन डी है टर्न फिलोप्थलीन कलरलेस, फिलोप्थलीन को रंगहीन में बदल देता है। तो जब मैग्नीशियम की ऑक्सीजन से रिएक्शन होती है तो बनता है, मैग्नीशियम को हवा में जलाने पर क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। मैग्नीशियम का सिंबल होता है Mg और यहाँ ऑक्सीजन के 2 एटम है तो 2Mg और ऑक्सीजन मिलके क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड कंपाउंड 2MgO। Mg धातु है तो ये धातु का ऑक्साइड बन गया। अब एक्वस सॉल्यूशन का या जलीय विलयन का मतलब है कि इस मैग्नीशियम ऑक्साइड को हमने पानी में घोल दिया, पानी का फार्मूला H2O, तो ये बन गया अपना MgOH होल ट्वाइस। तो धातुओं के ऑक्साइड पानी के साथ क्रिया करके हाइड्रो ऑक्साइड बनाते हैं। इसमें जो OH लगा है ये है हाइड्रो ऑक्साइड और ये कहलाता है रेडिकल। और इसकी प्रकृति OH की जो प्रकृति हमेशा क्षारीय होती है। कैसी होती है, क्षारीय, ये हमको याद है। तो यदि सोडियम भी होता है या कोई सी भी मेटल होती या किसी भी फार्मूले में OH है, इसका मतलब है कि वह क्या है, क्षार है। और क्षार की विशेषता क्या होती है कि वह लाल लिटमस को नीला कर देता है। ये अम्ल और क्षार पता करने के लिए लिटमस पेपर का यूज करते हैं, क्षार लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, बी, रेड लिटमस टर्न इनटू रेड लिटमस इनटू ग्रीन। यदि यही अम्ल होता, अम्ल क्या करते हैं, नीले लिटमस को लाल में परिवर्तित हो जाते हैं, नीले लिटमस को लाल में बदल देते हैं, लाल में बदल देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द डिकम्पोजर इन द फॉलोइंग। यहां पर निम्नलिखित में अपघटन पहचानिए। पहला ऑप्शन है तुलसी, तुलसी एक पौधा है, ठीक है, तुलसी का पेड़ जो होता है वो पौधा है, मतलब प्लांट की कैटेगरी में आता है। फंगी कवक है, लायन जो है एनिमल है और चीटी, चीटी भी दिया हुआ है तो ये इंसेक्ट की कैटेगरी में आ जाए। अब इनको बोलते हैं खाद्य श्रृंखला, खाद्य श्रृंखला या
फूड चेन, ये जो है खाद्य श्रृंखला या फूड चेन हमारे पारिस्थितिकी तंत्र या इकोसिस्टम को बैलेंस रखती है। फूड चेन हमारी इकोसिस्टम को बैलेंस रखती है, क्योंकि सिस्टम बिगड़ जाएगा, ये चेन नहीं होगी। अब सबसे इसके बॉटम में जो होता है, तो जो पौधे जो होते हैं, प्लांट को बोलते हैं प्रोड्यूसर या उत्पादक। क्योंकि उत्पादक क्यों बोलेंगे, ये अपना भोजन कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में के द्वारा सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में स्वयं बना लेते हैं। इनका उपयोग जानवर एनिमल्स करते हैं, तो ये क्या हुए उत्पादक। जबकि जो एनिमल्स होते हैं, जिसमें आदमी भी आता है, वो क्या होते हैं, इन पौधों का प्रयोग करते हैं। गेहूं खाते हैं ना, सब चीज वो किसकी बनी होती है, प्लांट की। तो ये जो है एनिमल्स जो होते हैं वो होते हैं उपभोक्ता या कंज्यूमर। तब अब फूड चेन में सबसे पहले पौधों को तो जरूरत नहीं है, तो प्लांट तो हो गए अपने प्रोड्यूसर। और प्लांट का उपयोग जो शाकाहारी जानवर होते हैं या शाकाहारी जंतु होते हैं उनका प्रयोग करते हैं, जैसे बकरी है और गाय है। ये प्योरली क्या है, वेजिटेरियन होते हैं। तो इनको जो किसके ऊपर डिपेंडेंट है, टोटली प्लांट के ऊपर, इसलिए इनको बोलते हैं प्राइमरी कंज्यूमर। तो तुलसी जो एग्जाम्पल हो गई, ये तो प्रोड्यूसर का हो गई, ये तो आपकी उत्पादक हो गई। अब आया हमारा गाय बकरी, इसके अंदर दी नहीं हैगी, तो गाय बकरी हो जाती है। अब इसके अलावा जो अपना होता है, अब इनके बकरी का प्रयोग कौन कर सकता है, हमारे आदमी या दूसरे जानवर भी कर सकते हैं। जानवर या आदमी दोनों है, मांसाहारी भी है और शाकाहारी, ठीक है। तो ऐसे जानवर जो बकरी को खाएंगे वो क्या कहलाते हैं, अपने कुछ जानवर दोनों चीजें ले लेते हैं, तो वो कहलाएंगे आपके सेकेंडरी या द्वितीयक कंज्यूमर। द्वितीयक उपभोक्ता होगा कंज्यूमर। अब इसके फूड चेन पर सबसे पीछे बैठा है जो कंप्लीटली डिपेंडेंट है मांस पर ही, वो मांसाहारी रहेंगे और मांसाहारी कहलाएंगे अपने टर्सरी कंज्यूमर। तो लायन है, कुछ नहीं खा सकता है, उसको सिर्फ मीट ही चाहिए है, तो लायन जो हमारा आ जाएगा वो आ जाता है तृतीयक में, टर्सरी उपभोक्ता में आ जाएगा। और चींटी आपको कई जगह रख सकते हैं, तो ये आ जाएगी आपकी सेकेंडरी कंज्यूमर। अब चींटी डेड एनिमल को भी उपयोग कर लेती है। अब ऐसे जो फंगी और बैक्टीरिया होते हैं, फंगी और बैक्टीरिया, जो क्वेश्चन पूछा गया है वो फंगस के बारे में पूछा गया है। कवक और बैक्टीरिया या जीवाणु जो होते हैं वो हमारे डेड एनिमल मतलब जब ऑर्गेनिक पदार्थ जो होते हैं उनको खा जाते हैं, ऑर्गेनिक पदार्थ को डिकम्पोज कर देते हैं, ऑर्गेनिक मटेरियल को इनऑर्गेनिक अकार्बनिक पदार्थों में, जैसे कि सिंपल कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, इनमें क्या है कन्वर्ट कर देते हैं। तो इनको बोलते हैं डिकम्पोजर, क्योंकि इन्होंने डेड बायोडिग्रेडेबल मटेरियल को सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल में तोड़ दिया है। तो ये किस चेन में आते हैं, डिकम्पोजर फूड चेन DFC के अंतर्गत आते हैं। फंगी और बैक्टीरिया हमको डिकम्पोजर होते हैं, जो कि ऑर्गेनिक मटेरियल को सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल में तोड़ देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर फर्टिलाइजेशन द एम्ब्रो गेट्स एम्बेडेड इन द, निषेचन के बाद भ्रूण में अंतः स्थापित हो जाता है। अब
अम्बिलिकल कॉर्ड गर्भनाल, बाल ऑफ यूटेरस गर्भाशय की भित्ति, सर्विक्स, सी में है सर्विक्स और डी में है वेजिना। तो जब स्पर्म और आपका स्पर्म और ओवम, मेल में स्पर्म और ओवम जो है शुक्राणु और अंडाणु जब आपस में क्रिया करते हैं तो उसके बाद उस प्रोसेस को बोलते हैं निषेचन, निषेचन या फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद कुछ समय बाद क्या है, भ्रूण डेवलप हो जाता है, भ्रूण डेवलप। अब ये भ्रूण कहाँ पर प्लेस होता है, तो ये हमें जानने की जरूरत है। ये हो जाता है हमारा बाल ऑफ द यूटेरस, गर्भाशय की भित्ति में जाके ये भ्रूण स्थापित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेफ्लॉन कोटिंग आर वाइडली यूज्ड इन पैन्स एंड अदर कुकिंग वेयर बिकॉज पैन और अन्य बर्तनों में टेफ्लॉन कोटिंग का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है क्योंकि। तो इस क्वेश्चन के ऑप्शन पढ़ने से लंबे लंबे क्वेश्चन है, टाइम लगेगा, तो इसको अपन क्या है पूरी तरह से प्लास्टिक को ही समझ लेते हैं। प्लास्टिक जो है, प्लास्टिक दो तरह के होते, प्लास्टिक सभी जानते हैं, मोल्डेड हो जाते हैं, स्ट्रेंथ अच्छी होती है और जल्दी खराब नष्ट नहीं होते। तो प्लास्टिक दो तरह के होते हैं, एक कहलाते हैं थर्मोप्लास्टिक, थर्मोप्लास्टिक, और दूसरे कहलाते हैं, हम पूरा प्लास्टिक जानना जरूरी है, थर्मो सेटिंग प्लास्टिक, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मो जो प्लास्टिक होते हैं, थर्मोप्लास्टिक जो रहते हैं, मतलब गर्म करने पर पिघल जाते हैं, गर्म करने पर शेप बदल जाता है उनका, गर्म करने पर जल्दी कमी टेम्परेचर पर ये आपके क्या हो जाते हैं, डिफॉर्म हो जाते हैं, डिफॉर्म हो जाते हैं। इनके एग्जाम्पल याद रखना है कि आपको क्वेश्चन पूछेंगे कि ये क्या है। तो जो आप पॉलीथीन यूज करते हैं, पॉलीथीन, पॉलीथीन पॉलीमर है इथिलीन का, इथिन का, और इसको जो है ये हमारा थर्मोप्लास्टिक है। और दूसरा इसका एग्जाम्पल है थर्मोप्लास्टिक का, थर्मोप्लास्टिक का दूसरा एग्जाम्पल है पीवीसी। पीवीसी का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, तो वो कहलाता है पॉली विनाइल क्लोराइड। इनके जो आप जूते का जो सोल होते हैं वो बताते हैं कि ये किसका सोल है, आपका ये है पीवीसी सोल, पॉली विनाइल क्लोराइड। अब जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होते हैं, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, इनकी क्या विशेषता होती है कि एक बार मोल्डिंग होने के बाद ऑब्जेक्ट बन गए तो ये क्या करते हैं कि गर्म करने पर डिफॉर्म नहीं होते हैं, अपना शेप गर्म करने पर अपना शेप नहीं बदलते, मतलब टेम्परेचर का इनके ऊपर जल्दी प्रभाव नहीं होता, शेप नहीं बदलते। अब इनके अपने को एग्जाम्पल जानना है, तो इसका एक एग्जाम्पल है बेकेलाइट, बेकेलाइट, बेकेलाइट। बेकेलाइट ये क्या है, ऊष्मा और विद्युत का कुचालक है, मतलब पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इसलिए इसका प्रयोग कहाँ पर करेंगे, तो यूज याद रखना है, प्रयोग कहाँ पे करते हैं, इलेक्ट्रिक स्विच बनाने में, जो बटन होते हैं ना इलेक्ट्रिक स्विच बनाने में करते हैं, और साथ में करते हैं आपका कुकर वगैरह के जो हैंडल लगे होते हैं, जो प्लास्टिक का हैंडल बोलते हैं ना, क्योंकि वो गर्म ना हो जाए, हाथ ना जल जाए, तो जो किचन वेयर होते हैं उनके हैंडल बनाने के लिए, कुकिंग वेयर के हैंडल बनाने के लिए बेकेलाइट का यूज करते हैं। अब आ गया अपना दूसरा जो है
एक दूसरा हो जाएगा आपका मेलेनाइन। मेलेनाइन मेलेनाइन का बहुत ज़्यादा उपयोग होता है क्योंकि ये टेम्परेचर को, उच्च तापक्रम को रजिस्ट कर सकता है। उच्च तापक्रम को बेटर तरीके से रजिस्ट कर सकता है। अब उच्च तापक्रम तो जो फायर ब्रिगेड के अग्निशामक वाले होते हैं ना, आग बुझाने के लिए जाते हैं, तो बड़ी बड़ी बिल्डिंग में उनको आग से उनका कांटेक्ट होता है, तो उनके जो कपड़े बने होते हैं वो बने होते हैं मेलेनाइन मटेरियल के, क्योंकि उच्च तापक्रम को सहन कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आए कि फायर ब्रिगेड के जो आदमी होते हैं उनके कपड़े किसके बने होते हैं, तो फायर ब्रिगेड वाले यूज करते हैं। अब आखिरी जो अपना पूछा गया था वो टेफ्लॉन भी एक प्रकार का प्लास्टिक है, और ये इसकी विशेषता क्या है कि ये इनकी सतह पर टेफ्लॉन की सतह पर पानी और ऑयल चिपकता नहीं है, ऑयल चिपकता नहीं है। इसकी वजह से जो नॉन स्टिकिंग वेयर आने लगे हैं, नॉन स्टिकिंग वेयर, फ्राई पैन ऐसे होते हैं जिनमें सब्जी बनाने पर वहाँ पर चिपकती नहीं है, तो उस पर फ्राई पैन पर कोटिंग रहती है टेफ्लॉन की। तो टेफ्लॉन के दो गुण होते हैं, एक तो उसका गुण होता है नॉन स्टिकिंग होता है, नॉन स्टिकिंग के साथ में इसका जो मेल्टिंग गलनांक होता है वो कैसा रहता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। तो यहाँ ये वाला नहीं होगा, आंसर रहेगा कि टेफ्लॉन हैज ए हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड प्रिवेंट मटेरियल फ्रॉम स्टिकिंग टू इट एंड गेटिंग बर्न। बस आपको तो ये याद रखना है कि फ्राई पैन पर जो कोटिंग होती है वो टेफ्लॉन की होती है, और ऐसा कैसा मटेरियल रहता है कि जिसमें कोई चीज चिपकती नहीं है। तो यही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रॉपिकल रेनफॉरेस्ट आर नॉट सीन। यहाँ पर यह पूछा गया है कि भारत की भी क्लाइमेट कैसी है, ट्रॉपिकल। तो आपका उष्ण कटिबंधीय वर्षावन यहाँ नहीं देखे जाते हैं। ठीक है, ऑप्शंस कौन कौन से दिए हुए हैं, इंडिया, ग्रीनलैंड, अफ्रीका और इंडोनेशिया। तो ट्रॉपिकल क्लाइमेट क्या होती है, ट्रॉपिकल क्लाइमेट में टेम्परेचर जो है ज़्यादा रहता है, गर्म रहता है। टेम्परेचर सर्दियों में भी 15 डिग्री सेंटीग्रेड से कम नहीं रहता है, 15 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड का मतलब क्लाइमेट गर्म रहता है, और लगभग डेली वर्षा होती है, प्रतिदिन वर्षा होती है। जब वर्षा होती है तो यहाँ पर बहुत सारे पौधे उगाते हैं। तो यहाँ पर ये जो है उष्णकटिबंधीय वर्षावन भारत में पश्चिमी घाट, जिसको वेस्टर्न घाट या पश्चिमी घाट बोलते हैं। साउथ में आप जाएंगे तो दोनों घाट हैंगे, पश्चिम साइड पश्चिमी घाट है और ईस्टर्न साइड, पूर्व की साइड ईस्टर्न घाट है। तो पश्चिमी घाट में ज़्यादा वर्षा होती है वहाँ पर, और जो नॉर्थ ईस्ट का एरिया है, उत्तर पूर्व का एरिया, जहाँ पर हमारे आसाम, मिजोरम, ये आपका त्रिपुरा, ये सब प्रदेश हैं यहाँ पर जहाँ पर बहुत ज़्यादा बरसात होती है, तो यहाँ पर भी ट्रॉपिकल रेनफोर्समेंट घने जंगल पाए जाते हैं। इसके अलावा ग्रीनलैंड जो दिया है, ग्रीनलैंड तो क्या है, बिल्कुल ही अपोजिट है। यहाँ का जो ये विश्व का सबसे बड़ा आइलैंड है, विश्व का ग्रीनलैंड जो है विश्व का सबसे बड़ा आइलैंड है, द्वीप है, जिसका 70% एरिया बर्फ से घिसा रहता है। ये सही यूएसए और कनाडा के पास में एंटार्कटिक ओशियन में है। तो ये जो आपका हुआ ग्रीनलैंड में, तो इस तरह के बन पाए हो जाने की कोई संभावना है ही नहीं। तो बिल्कुल यदि किसी को ग्रीनलैंड के बारे में थोड़ी सी भी जानकारी होगी तो इस पर लगा देगा। अब अफ्रीका
तो हाँ, सेंट्रल अफ्रीका, मध्य अफ्रीका और मध्य अमेरिका में भी पाए जाते हैं। मध्य अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका में भी ये वन पाए जाते हैं। इसके अलावा साउथ ईस्ट एशिया में पाए जाते हैं, दक्षिण पूर्व एशिया में पाए जाते हैं। और दक्षिण पूर्व एशिया जो है उसमें ये जो अपना म्यांमार, किंतु ये आपका कोलंबिया, इंडोनेशिया, तो इंडोनेशिया कहाँ पे पड़ता है? दक्षिण पूर्व। तो वहाँ के जितने भी कंट्री, तो आपको कंट्री याद नहीं करना है, यदि आपको दक्षिण पूर्व एशिया रहेगा और मैप देखेंगे आप, तो आपको आसानी से तैयार हो जाती है ज्योग्राफी के क्वेश्चन। मैप थोड़ा सा देख लीजिए, कौन से देश कहाँ पर हैं, ठीक है। तो आंसर हुआ ग्रीनलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ हेयर ऑन द फेस, ब्रॉडनिंग ऑफ शोल्डर्स एंड चेंज ऑफ वॉइस इन बॉयज। तो पहले छोटा शिशु होता है और शिशु के बाद उसको क्या बोलते हैं? चिल्ड्रन, बच्चे, छोटे बच्चे। और छोटे बच्चे के बाद आ जाती है किशोरावस्था। किशोरा अवस्था, किशोरा अवस्था को बोलते हैं अंग्रेजी में एडोलसेंस, एडोलसेंस। और किशोरावस्था के बाद ही कंप्लीट एडल्ट या युवक बन जाता है। तो ये बच्चे और युवक के बीच का जो पीरियड होता है लगभग 10 से 19 वर्ष के बीच में, ये जो है वो कहलाती है एडोलसेंस। इस समय किशोरावस्था में बॉयज के अंदर, लड़कों के अंदर कुछ कैरेक्टर में उनमें परिवर्तन दिखाई देते हैं। उन परिवर्तन को क्या क्या होता है? जैसे उनके चेहरे पर बाल आने स्टार्ट हो जाते हैं, उनकी दाढ़ी आने स्टार्ट हो जाती है, उनके कंधे चौड़े होने लगते हैं और उनकी आवाज़ भी क्या है? बदल जाती है, अर्थात भारी हो जाती है, भारी हो जाती है एडोलसेंस के साथ। अब ये सब जो परिवर्तन होते हैं वो एक हार्मोन की वजह से होते हैं। तो लड़कों के अंदर ये जो परिवर्तन होते हैं वो हार्मोन निकलने लगता है। उस हार्मोन का नाम है टेस्टोस्टेरोन। ये क्या है? मेल सेक्स हार्मोन है। इसी की वजह से परिवर्तन होता है और ये इस हार्मोन के सेकेंडरी इफेक्ट हैं। सेकेंडरी मतलब जो शुरू में बच्चों के साथ आए थे वो को छोड़ के जो नए परिवर्तन हुए वह क्या कहलाएंगे? हमारे सेकेंडरी मेल सेक्स ऑर्गन को कंट्रोल करते हैं। इसी तरह का जब किशोरावस्था में लड़कियां पहुंचती हैं तो उनके अंदर जो हार्मोन निकलता है तो ये गर्ल्स वाला है। गर्ल्स सेक्स हार्मोन को बोलते हैं एस्ट्रोजन और मेल सेक्स हार्मोन को बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन। इसके अलावा दो और हार्मोन दिए हुए हैं। इंसुलिन, इंसुलिन जो है पैंक्रियाज या अग्न्याशय से निकलता है। इंसुलिन कहाँ से निकलता है? इंसुलिन निकलता है अग्न्याशय से। और अग्न्याशय से इंसुलिन जो है कंट्रोल करता है शुगर के लेवल को, खून के अंदर शुगर को कंट्रोल करता है। यदि इंसुलिन सही तरीके से निकल रहा है तो हमारे ब्लड क्या है? इंसुलिन, यदि इंसुलिन की कमी हो गई है, इंसुलिन कम निकलना चालू हो जाए, तो इंसुलिन की कमी से जो बीमारी होती है उसको बोलते हैं डायबिटिक्स। की कमी से जो बीमारी होती है से बीमारी का नाम होता है, हम सामान्य भाषा में बोलते हैं डायबिटीज। ठीक है, कहाँ से निकलता है? पैंक्रियाज। पैंक्रियाज में कौन सा हार्मोन निकलता है? इंसुलिन। इंसुलिन क्या काम करता है? शक्कर के लेवल को मेंटेन रखता है खून के अंदर। यदि शक्कर का इंसुलिन कमी हो गई तो शक्कर का लेवल क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। उस शक्कर को बढ़ने से कंट्रोल करता है। और शक्कर का लेवल यदि तो इसकी बीमारी को बोलते हैं डायबिटीज।
इस तरह से कई क्वेश्चन अपने एक ऑब्जेक्टिव में थे। थायरोक्सिन का पहले वाले वीडियो में भी देख चुके हैं, ये हमारा थायराइड ग्लैंड से थायरोक्सिन थायरोक्सिन जो निकलता है वो निकलता है थायराइड ग्लैंड से। थायराइड ग्लैंड जो भी मानव की क्रियाएं हैं उनमें तेजी लाती है, जो भी हमारे एक्शंस हैं उनको स्पीड अप कर देती है, स्पीड अप कर देगी, नहीं तो व्यक्ति सुस्त सुस्त बना रहेगा। तो सभी क्रियाओं को एक्टिव बनाए रखने के लिए थायरोक्सिन की कमी से होने, थायरोक्सिन जो हार्मोन सही तरीके से निकले उसके लिए आयोडीन की जरूरत पड़ती है, इसलिए आयोडीन वाला नमक का प्रयोग करना चाहिए। और आयोडीन की कमी से जो रोग होता है वो कहलाता है ग्वाइटर या घेंगा रोग। ये हमको रोग पर एक नए क्वेश्चन आ ही जाता है, घेंगा रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, Ritu lived by the seaside. She tested sea water and tap water with a tester provided with a magnetic compass. Her observation will be that रितु समुद्र के किनारे रहती है, ठीक है, सी कोस्ट पे रहती हैगी, जैसे गुजरात में या मुंबई में रहती हैगी, और वह समुद्री जल और नल के पानी का चुंबकीय कंपास, एक उनके पास टेस्टर है और 2 जगह का नल, एक उन्होंने सी वाटर ले लिया है और एक कंटेनर में उनके पास है टैप वाटर, नल का पानी। नल का पानी कैसा होता है? साफ होता है उसमें, जबकि सी वाटर में साल्ट क्या होते हैं? डिजॉल्व होते हैं, खारा होता है ना, डिजॉल्व इसके अंदर लवण या नमक बहुत ज्यादा होता है। अब इसकी वजह से इस पानी की चालकता या कंडक्टिविटी, सी वाटर की कंडक्टिविटी ज्यादा होती है, सी वाटर समुद्र के पानी की चालकता अधिक होती है। किसी भी विलयन में यदि लवण घोल देंगे तो उसकी चालकता बढ़ जाती है, तो यहाँ पर चालकता अधिक होती है। अब जब इसके अंदर टेस्टर ले जाएंगे और टेस्टर से टेस्ट करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होगा, तब क्या होगा? इसके द्वारा ज्यादा मैग्नेटिक चुंबकीय क्षेत्र बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, चुंबकीय क्षेत्र। समुद्री पानी में इलेक्ट्रिसिटी के प्रवाह से अधिक मजबूत चुंबकीय क्षेत्र बढ़ेगा, जिसकी वजह से जो हमारी मैग्नेटिक नीडल थी वो ज्यादा डिफ्लेक्ट या विक्षेपित हो जाएगी। तो प्योर पानी, यहाँ 2 के एग्जाम्पल दिए हैं, प्योर पानी या टैप वाटर में डिफ्लेक्शन कम होगा, तो आंसर क्या हुआ? सी वाटर शोज मोर डिफ्लेक्शन देन टैप वाटर, समुद्र का जल नल के पानी से अधिक विक्षेपण दिखाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूक्लियस इज कंसिडर्ड टू बी, ये कोशिका पे भी एक क्वेश्चन आता ही रहता है, तो सेल के बारे में पढ़ लेना, 1-2 पेज अपन तैयार कर लेंगे तो हमारा कोशिका पे क्वेश्चन आ जाता है। तो कोशिका में 1-2 अंदर का पार्ट होता है, उसको बोलते हैं न्यूक्लियस। यहाँ पे ये दिख रहा है इस इमेज में, न्यूक्लियस ही पूरी कोशिका को क्या है? रेगुलेट करता है या नियंत्रित करता है। तो जो न्यूक्लियस हो गया हमारा, उसको कुछ लोग क्या बोलेंगे? न्यूक्लियस वो हो जाएगा जब कोई चीज कंट्रोल करती, जैसे मानव बॉडी को कौन कंट्रोल करता है? ब्रेन। तो न्यूक्लियस पूरी कोशिका की एक्टिविटी को रेगुलेट करती है। तो न्यूक्लियस हो गया हमारा आपका क्या? ब्रेन ऑफ द सेल, कोशिका का मस्तिष्क हो गया। तो जो ऑप्शन डी है क्या है? करेक्ट हो गया। इसके अलावा भी हमको इनका जानना है। सुसाइडल बैक्स लिखा हुआ है, सुसाइडल मतलब सुसाइड, बैक्स आत्महत्या, मतलब जो आत्महत्या कर ले, अपना ही नुकसान कर ले, उस बैक को हम बोलेंगे सुसाइडल बैक्स, राइट। तो ये जो लाइसोसोम होते, सुसाइडल बैक क्या कहलाते हैं? कौन होते हैं? लाइसोसोम। लाइसोसोम
जो मरी हुई कोशिकाएं या डैमेज कोशिकाएं, मरी हुई कोशिकाएं और विदेशी जो बाहर से आ गई है अनवांटेड कोशिकाएं, मतलब डेड सेल्स और आपकी फॉरेन सेल्स, इनको कंज्यूम कर जाती हैं। जो कोशिकाएं कुछ समय बाद काम के लायक नहीं रहती हैं, उनको ये डाइजेस्ट कर लेती हैं, इसलिए इनको बोलते हैं, लाइसोसोम को बोलते हैं सुसाइड बैग। तो यहाँ अपने को इन सब के नाम याद रखना है कि सुसाइड बैग कौन सा होता है कोशिका में, लाइसोसोम। अब कोशिका का ऊर्जा भंडार, इसको पावर हाउसेज ऑफ सेल कहते हैं। तो पावर हाउस क्या है, जहां पर क्या होगा कि जो श्वसन के द्वारा भोजन बनता है, मतलब ऊर्जा में कन्वर्ट होता है, भोजन ऊर्जा में। तो कोशिका के अंदर ये काम कहाँ पर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया कहलाता है पावर हाउस ऑफ सेल, कोशिका का ऊर्जा भंडार। अच्छी तरह से लिख लेते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, सुसाइड बैग, माइटोकॉन्ड्रिया, पावर हाउस ऑफ सेल, किचन ऑफ द सेल। ये किचन ऑफ सेल क्या होती है, प्लास्टिसाइड्स होती है, प्लास्टिसाइड्स, यहीं पर लिख दें। ये हो गया अपना प्लास्टिसाइड्स। प्लास्टिसाइड्स एनिमल सेल में नहीं पाए जाते, ये पाए जाते हैं प्लांट सेल में, ठीक है। पादप कोशिकाओं के अंदर ही प्लास्टिसाइड्स पाए जाते हैं और ये प्रकाश संश्लेषण के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से ग्लूकोज और क्या बनाते हैं, एनर्जी देते हैं। मतलब भोजन बनाने का काम कौन करता है पौधों में, प्लास्टिसाइड्स। तो ये किचन ऑफ सेल हो गई प्लास्टिसाइड। मानव शरीर या एनिमल में तो ये चीजें होती ही नहीं है। नेक्स्ट, 1 डेकेड रिफर टू ए पीरियड ऑफ, ठीक है, 1 साल, और 1 साल से यदि हम 10 साल के पीरियड को क्या बोलते हैं, 1 दशक। 1 दशक या यहाँ लिखा 1 दशक इस काल को संदर्भित करते थे। 1 दशक मतलब 10 साल। 100 साल कब बोलते हैं, 100 साल को बोलते हैं सेंचुरी या शताब्दी, और 1000 साल को बोलते हैं मिलेनियम या सहस्त्राब्दी। 3 वर्ड हो गए। तो यहाँ पे पूछा गया 1 दशक का काल क्या होगा, 1 दशक का काल हो जाएगा 10 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए स्टेनलेस स्टील प्लेट गेव एन इरेक्ट इमेज। स्टील की प्लेट भी क्या करती है, हमारी मिरर का काम करती है। अब उस मिरर which is of the same size as that of the object, the stainless steel plate act like। एक स्टेनलेस स्टील प्लेट सीधी और वस्तु के आकार, समान आकार की, क्या लिखा हुआ है, समान आकार की छवि देती है, स्टेनलेस स्टील प्लेट की तरह कार्य करती है। तो यहाँ पर खाली स्थान पर भरना है। तो स्टेनलेस स्टील की प्लेट में जो छवि बन रही है वो कैसी है, सीधी, मतलब ऐसा है तो ये हमारा ऐसा ही बनेगा, सीधी बन रही है। और वस्तु के समान आकार, यहाँ जितनी ऊंची है उतना ही हमको प्लेट में ही ऊंचा दिखाई दे रहा है। तो ऐसा किस में होता है, ऐसा हम जो घर में दर्पण यूज करते हैं समतल दर्पण में होता है। समतल दर्पण में जो इमेज बनती है वो सीधी होती है और वस्तु के आकार की होती है, वस्तु के आकार की होती है, और साथ में कैसी होती है, आभासी होती है, ठीक है। इंग्लिश वाले सीधी को इरेक्ट, वस्तु के आकार का मतलब सेम साइज की, और आभासी माने वर्चुअल। ये तो ये जो आपके
कैरेक्टरिस्टिक किसके दिख रहे हैं? तो आंसर तो अपना निकल ही आया है कि प्लेन मिरर में ये बनती है। वर्चुअल किसको बोलते हैं? जिस प्रतिबिंब को हम पर्दे पर नहीं ला पाते हैं, उतार पाते हैं, स्क्रीन पर नहीं ला पाते हैं, वो कहलाती है वर्चुअल। ठीक है, तो जितनी भी सीधी इमेज बनती हैं वो हमेशा वर्चुअल होती हैं। पहचानने का तरीका, एक दर्पण या मिरर, इन पर तो क्वेश्चन आना ही आना है, इसलिए हम दूसरे जो मिरर होते हैं, तो एक होता है आखिरी वाला ले लेते हैं, स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर कुछ नहीं होता है, एक गोल यदि किसी चीज से हम दो मिरर बना सकते हैं। ठीक है, इस गेंद को काटा जो कांच की बनी हुई है, अब एक इस तरफ का पोर्शन ले लिया इधर, ठीक है, और ये, तो ये बन जाता है हमारा कॉनकेव मिरर। तो स्फेरिकल मिरर दो प्रकार के होते हैं, एक अवतल दर्पण और एक उत्तल। अब इसी पोर्शन को लिया और इस तरफ पॉलिश कर दी और ये लाइट यहाँ पर रे पड़ेगी, तो ये आपका कहलाएगा अपना उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण उठा हुआ होता है, अवतल दर्पण क्या होता है? दबा हुआ देता है। ठीक है, बाइक या कार का जो मिरर है वो ऊपर क्या है, आप उस पर हाथ लगाइए तो आपको उठा हुआ दिखाई देगा। ठीक है, वो क्या है? आपका उत्तल दर्पण है। राइट, तो पहचानना है अपने को। दबे हुए को बोलते हैं, घुसे हुए को बोलते हैं कॉनकेव या अवतल दर्पण, और उभरे हुए को बोलते हैं उत्तल दर्पण। अब जो हमारी कॉन्वेक्स मिरर होती है, इस टाइप की कॉन्वेक्स मिरर, तो कॉन्वेक्स मिरर में जो इमेज बनती है वहां पर भी कैसी होती है? सीधी होती है। कॉन्वेक्स में भी हमारी कॉन्वेक्स मिरर में भी इमेज जो बनती है वो सीधी होती है, और जब सीधी रहेगी तो वर्चुअल रहेगी, आभासी भी रहेगी, लेकिन वस्तु के आकार से छोटी होती है। तो यहाँ पर आंसर दिया था कि सेम आकार की रहेगी तो समतल दर्पण हो गया। दोनों की इमेज लगभग सेम बनती है। कॉन्वेक्स मिरर में इमेज क्या होती है? आपकी वस्तु के आकार से छोटी होती है, आकार से छोटी होती है। जबकि कॉनकेव मिरर में हमारी इमेज जो जनरली सामान्यता बनती है वो वास्तविक होती है, रियल होती है, और जो रियल होती है उल्टी बनेगी, मतलब इन्वर्टेड बनेगी, और इनका साइज पोजीशन के हिसाब से बदलता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वाइन फ्लू इन पिग्स इज ए डिसीज कॉज्ड बाय इन्फ्लुएंजा। तो सुअरों में स्वाइन फ्लू बीमारी है जिसका इन्फ्लुएंजा क्या है? आपका वायरस है। स्वाइन फ्लू किसके कारण से होती है? तो यहाँ पर ऑप्शन दिए हैं, बैक्टीरिया, वायरस, फंगी या कवक, प्रोटोजोआ, तो यहाँ पर अपना वायरस। अब हम इसमें यहाँ और क्या तैयार कर सकते हैं कि बैक्टीरिया या जीवाणु के द्वारा, बैक्टीरिया या जीवाणुओं के द्वारा जो बीमारी होती है उनको एक बार क्या है, रिवाइज कर लेते हैं। तो आपका कॉलरा, प्लेग, राइट, आपका टीबी, ठीक है, खांसी, वूपिंग कफ, डिप्थीरिया, टेटनस, और आपका प्लेग तो हो गया है, टिटनेस। तो इस तरह की बीमारियां जो हैं आपकी, डायरिया भी हो जाता है, डायरिया, ये जो है एक बार और लिख लेते हैं, कॉलरा, प्लेग चूहे के काटने से होती है। कॉलरा में उल्टी दस्त होने लगते हैं। टीबी लंग्स को इफेक्ट करती है, फेफड़े खराब हो जाते हैं, ट्यूबरकुलस बोलते हैं। वूपिंग का सूखी खांसी लगातार आती है, सूखी खांसी। और डायरिया,
डिप्थीरिया गले में होता है, टिटनेस किसी को जंग लगी हुई चीज हो जाती है तो उसका रिएक्शन हो जाता है तो उसको टिटनेस। डायरिया आपका लूज मोशन होते हैं, ये सब किसके जीवाणु द्वारा होते हैं। अब वायरस द्वारा होने वाली बीमारी, इनको ये याद करना है अपने को, या याद क्या है अपने को मालूम होना चाहिए कि वायरस से कौन कौन सी होती है। कॉमन क्वेश्चन आ जाता है, कॉमन कोल्ड आ जाता है, सामान्य जो जुकाम होता है उसको हम जनरली आंसर दे देते हैं बैक्टीरिया से, जबकि वो क्या है वायरल के द्वारा होता है। इसके अलावा आपका इन्फ्लुएंजा, कोरोना, कोविड है ना, इसको बोलते हैं कोविड-19, ये सब किसके द्वारा है वायरस। हेपेटाइटिस, एड्स, एड्स को ऐसा लिखना है AIDS, इसका फुल फॉर्म भी आ जाता है, इसका फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। इसके अलावा जो आपके जो है कवक के द्वारा, फंगी के द्वारा होने वाले, फंगी के होने वाली ज़्यादा बीमारियां नहीं हैं, तो इसका एक एग्जाम्पल है अपना रिंगबोन और दूसरा एग्जाम्पल है अपना एथलीट फुट, ठीक है, एथलीट फुट। रिंगबोन और एथलीट फुट कवक के द्वारा होते हैं। प्रोटोजोआ पे आंसर नहीं देते हैं। प्रोटोजोआ मलेरिया से होने वाले रोग क्या है, वो मलेरिया मच्छर क्या है, मच्छर से होने वाले रोग प्रोटोजोआ से आ जाते हैं, तो मच्छर क्या है प्रोटोजोआ। तो आपका मलेरिया जो है आपको बैक्टीरिया से आंसर नहीं देना है, मलेरिया होता है प्रोटोजोआ से। इसी तरह से डिसेंट्री, पेचिस जो होती है वो भी प्रोटोजोआ से होती है। अब सवाल उठता है कि 3 बीमारियां और चलती हैं, ये इनका आंसर गलत हो सकता है, चिकन गुनिया और आपका डेंगू। ये जो बीमारियां होती हैं चिकनगुनिया और डेंगू, ये मच्छरों के द्वारा होती है, मच्छर फैलाते हैं इनको, लेकिन इनका कारण जो है वो वायरस है। इसलिए आपने को आंसर चिकनगुनिया और डेंगू के लिए हमारा आंसर होना चाहिए वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टेनलेस स्टील यूटेंसिल्स हैव कॉपर बॉटम। स्टेनलेस स्टील के बर्तनों का निचला हिस्सा तांबे का बनाया जाता है। दिस मेक इट कॉस्ट इफेक्टिव, इससे भी किफायती बनते हैं। ये तो गलत हो जाएगा क्योंकि स्टील सस्ती पड़ती है और तांबा उससे ज़्यादा महंगा है। कॉपर इज बेटर कंडक्टर ऑफ हीट, यही आंसर होगा कि आपका कॉपर तांबा ऊष्मा का सुचालक है। कॉपर इज ए बेटर कंडक्टर ऑफ हीट देन स्टील, स्टील की अपेक्षा तांबा हमारा ऊष्मा का अधिक चालक है, तो आंसर भी हो गया। दिस गिव्स एन एस्थेटिक वैल्यू, मतलब यहाँ लिखा है यह सौंदर्य मूल्य देता है, तो इससे बर्तन तो कहीं कोई सुंदर लगता नहीं है। और दिस मेक्स द यूटेंसिल्स मोर ड्यूरेबल, यह बर्तनों को अधिक टिकाऊ बनाता नहीं है। ये आंसर क्या हुआ, तो कॉपर इज बेटर कंडक्टर ऑफ हीट देन स्टेनलेस स्टील। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फ्रैक्शन बिटुमन ऑब्टेन्ड फ्रॉम पेट्रोलियम रिफाइनिंग। अब पेट्रोलियम परिष्करण से प्राप्त बिटुमन के अंश का प्रयोग इनमें किया जाता है। इन मेकिंग कैंडल्स, मोमबत्ती को बनाने में, इन एविएशन फ्यूल, वैमानिक ईंधन के रूप में, इन लुब्रिकेशन, स्नेहन में, इन रोड सरफेसिंग, सड़क के पृष्ठ लेपन में। तो क्रूड ऑयल से क्या है, बहुत सारे क्रूड ऑयल को ले जाते, कच्चे तेल को ले जाते हैं रिफाइनरी में, और रिफाइनरी में इनका प्रभावी आसवन
या फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन द्वारा, अलग अलग तरह के फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के द्वारा अलग अलग मटेरियल को किया जाता है। क्रूड ऑयल से अलग अलग मटेरियल प्राप्त होते हैं। इनमें से एक जो मटेरियल होता है बिटुमन, और बिटुमन जो है, जो रोड है, रोड की जो आपकी ऊपर की सरफेस है, ऊपर की सरफेस में हम एग्रीगेट या गिट्टी को, और साथ में जो काला थिकी मटेरियल होता है उसको बोलते हैं बिटुमन आजकल, या एस्फाल्ट भी बोलते हैं। ठीक है, पुराने ज़माने में इसकी जगह कोलतार का यूज करते थे, अब बिटुमन का यूज करते हैं। तो ब्लैक कलर जो रोड सरफेसिंग में मिलाया जाता है वो मटेरियल होता है अपना। इसके अलावा लुब्रिकेंट भी मिलते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में। एविएशन फ्यूल को हम गैसोलीन बोलते हैं, गैसोलीन। और कैंडल बनाने में हम मोम का या पैराफिन का प्रयोग करते हैं, मोम को पैराफिन भी बोलते हैं। तो रोड सरफेसिंग में जो काला मटेरियल आपने देखा है वो क्या होता है, बिटुमन। इस तरह से हमारे आज साइंस का एक लेक्चर तैयार हुआ। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल, जिससे हम और भी आगे वीडियो लाते रहें।